नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे भारतीय सेना से 10 महत्वपूर्ण सबक। हम सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी देश की रक्षा करती है, बिल्कुल सीमाओं पर एकदम मुस्तैद रहती है। जी हाँ। लेकिन उनकी ट्रेनिंग, उनका डिसिप्लिन, उनकी पूरी लाइफ फिलॉसफी में ना ऐसे कई अनमोल मतलब बहुत कीमती सबक छुपे हैं जो हम जैसे आम नागरिकों की जिंदगी में भी आप देखिए बहुत काम आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। ये सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं है बल्कि हम सब के लिए है, अपने काम में, घर पर, पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो आज हम इन्हीं 10 खास बातों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे बुनियादी लेसन से, समय की पाबंदी यानी पंक्चुअलिटी। हाँ, पंक्चुअलिटी। सेना में हर चीज बिल्कुल घड़ी देखकर होती है, एकदम टिक टिक। वहां वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता कि अरे 5 मिनट में आ रहा हूं। नहीं, एकदम शार्प। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुबह पीटी से लेकर रात लाइट्स आउट तक सब कुछ सेकंड टू सेकंड। ये इतना जरूरी क्यों है वहां? मतलब क्या खास बात है इसमें? देखिए, फौज में ना समय की पाबंदी सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये उनकी ऑपरेशनल जरूरत है, मजबूरी है एक तरह से। अच्छा। आप सोचिए, जंग के मैदान में या मान लीजिए कोई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चल रहा है, वहां एक एक सेकंड का फर्क हार और जीत का फैसला कर सकता है। हाँ, ये तो है। जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। अगर मान लीजिए आर्टिलरी सपोर्ट 2 मिनट लेट हो गया या रीइंफोर्समेंट्स टाइम पर नहीं पहुंचे तो पूरा मिशन फेल हो सकता है। बाप रे। लेकिन इसका एक साइकोलॉजिकल पहलू भी है। जब हर व्यक्ति टाइम पर होता है ना, तो एक सिस्टम में भरोसा बनता है। हाँ, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपको पता होता है कि आप दूसरे पर निर्भर रह सकते हैं। ये एक तरह की प्रिडिक्टेबिलिटी लाता है, एक ऐसे माहौल में जो वैसे तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो ये सिर्फ डिसिप्लिन का मामला नहीं है, ये एक तरह का मतलब स्ट्रक्चरल ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म है। हाँ, बिल्कुल, भरोसे का ढांचा है ये। हम लोग आम जिंदगी में अक्सर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, थोड़ा चलता है वाला एटीट्यूड रहता है। हाँ। तो क्या इस फौजी पंक्चुअलिटी से हम कुछ सीख सकते हैं, मतलब बिना इतने रिजिड हुए? बिल्कुल सीख सकते हैं। देखिए, हम शायद वो मिलिट्री वाली प्रिसिजन हर जगह ना ला पाएं और शायद उसकी जरूरत भी ना हो हर जगह। सही बात है। लेकिन इसके पीछे का जो सिद्धांत है कि दूसरे के समय की कद्र करना, अपने कमिटमेंट को निभाना, ये तो यूनिवर्सल है। हाँ, ये तो है। ऑफिस की मीटिंग हो, किसी दोस्त से मिलना हो या कोई डेडलाइन पूरी करनी हो, समय पर होना आपकी प्रोफेशनल रिलायबिलिटी दिखाता है और पर्सनल रिस्पेक्ट भी दिखाता है। ये साबित करता है कि आप जिम्मेदार इंसान हैं। और हाँ, अपने लिए भी जब हम टाइम ठीक से मैनेज करते हैं तो हम टाल मटोल, वो प्रोक्रेस्टिनेशन कम करते हैं, स्ट्रेस कम होता है। हाँ, स्ट्रेस तो कम होता है और हम ज्यादा काम कर पाते हैं, ज्यादा अचीव कर पाते हैं। तो आर्मी की तरह सेकंड गिनने की जरूरत शायद नहीं है, पर वैल्यू ऑफ टाइम का एहसास लेना बहुत जरूरी है। सही कहा, वैल्यू ऑफ टाइम और रिलायबिलिटी। और ये रिलायबिलिटी तब और बढ़ जाती है जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। हाँ, टीम वर्क में। जी हाँ, जो हमें लाता है दूसरे सबक पर, टीम वर्क के लिए अपने अहंकार, अपने ईगो को पीछे रखना। ये बहुत जरूरी है। फौज में कहते हैं मैं से पहले हम आता है, कोई अकेला नहीं जीतता। कहा जाता है कि वहां नाम नहीं होता, नंबर होता, यूनिट होती है। इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, ये आर्मी के ईथॉस का, मतलब उनकी मूल भावना का बहुत ही फंडामेंटल हिस्सा है। हाँ, इंडिविजुअल ब्रिलियंस की कद्र जरूर होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। अच्छा। लेकिन मिशन की कामयाबी हमेशा टीम एफर्ट पर ही निर्भर करती है। इसलिए वहां पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है जो इंडिविजुअल ईगो को कम करे, उसे दबाए। सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी होती है। हाँ। एक रैंक स्ट्रक्चर होता है जो कमांड और रिस्पॉन्सिबिलिटी को साफ साफ डिफाइन करता है। फिर शेयर्ड हार्डशिप होती है, मतलब साथ में मुश्किलें झेलना, जो आपस में भाईचारा, वो कमाडेरी बनाती है। हाँ, वो बॉन्डिंग हो जाती है। बिल्कुल। एक बड़ी सिस्टम भी होता है जहां 2 लोग एक दूसरे के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार होते हैं। मकसद यही है कि फोकस इंडिविजुअल ग्लोरी से हटकर कलेक्टिव गोल पर रहे। फौज में एक कहावत है या कहीं एक सिद्धांत है, द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट, ऑलवेज इन एवरी टाइम। The honor, welfare and comfort of the men you command come next. Your own ease, comfort and safety come last, always and every time. ये तो बहुत पावरफुल लाइन है। जी। अब इस सीक्वेंस में, इस क्रम में पर्सनल ईगो के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन क्या इसका कोई डाउनसाइड नहीं हो सकता? मतलब क्या कभी ग्रुप थिंक का खतरा नहीं होता कि भाई सब एक जैसा सोचें, कोई अलग आवाज ना उठाए ताकि टीम की हार्मोनी बनी रहे? हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल।
किसी भी टाइट निट ग्रुप में जहां बहुत एकता होती है, ग्रुप थिंक का रिस्क तो रहता ही है। हाँ। लेकिन मिलिट्री सिस्टम्स में इसको काउंटर करने के लिए, इससे बचने के लिए भी मैकेनिज्म होते हैं। अच्छा, जैसे कि प्लानिंग प्रोसेस में अलग अलग व्यू पॉइंट्स को एनकरेज किया जाता है। ओके। मतलब प्लानिंग स्टेज पर आप असहमत हो सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है। फिर डीब्रीफिंग सेशंस होते हैं, जब कोई मिशन खत्म होता है उसके बाद खुलकर चर्चा होती है कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या बेहतर हो सकता था। ओके। लीडरशिप ट्रेनिंग में क्रिटिकल थिंकिंग और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पर भी जोर दिया जाता है। हाँ, मिशन के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए। तो कोशिश यही रहती है कि एक बैलेंस बना रहे, मतलब कोहेजन भी हो, टीम जुड़ी भी रहे और क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी होता रहे। समझ गया। और सिविलियन लाइफ में भी, कंपनियों में, स्पोर्ट्स टीम्स में यही बैलेंस तो चाहिए होता है। ईगो को मैनेज करना ताकि कोलैबोरेशन हो सके, पर इतना भी नहीं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही बंद हो जाए। बिल्कुल, कोलैबोरेशन और डिसिप्लिन। इसके साथ एक और चीज है जो फौजियों को खास बनाती है, वो है उनका धैर्य, खासकर मुश्किल हालात में। हाँ, पेशेंस। ये है तीसरा सबक, पेशेंस इन एडवर्सिटी। हम कहानियां सुनते हैं सियाचिन में -50 डिग्री में ड्यूटी करने की, उफ, या नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में लगातार ऑपरेशंस की, या राजस्थान की झुलसाने वाली गर्मी में पेट्रोलिंग की। ये सुनने में ही मतलब अनबिलीवेबल लगता है। ये पेशेंस, ये धैर्य आता कहां से है इनमें? देखिए, ये पेशेंस सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये है एक्टिव एंड्योरेंस, मतलब सक्रिय रूप से सहन करना। एक्टिव एंड्योरेंस, अच्छा। और ये फिजिकल टफनेस से ज्यादा मेंटल रेजिलियंस की बात है, मानसिक मजबूती। और इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। फौज की ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है रिक्रूट्स को एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस में डालकर उनके लिमिट्स को पुश करना। अच्छा, उनको टेस्ट करना। हाँ, टेस्ट करना। इससे उन्हें पता चलता है कि वो जितना सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा वो सह सकते हैं, उनमें वो क्षमता है। राइट। उन्हें सिखाया जाता है कि पैनिक नहीं करना है, सिचुएशन को समझना है, असेस करना है और फिर शांति से कामली रिस्पॉन्ड करना है। ये वेट एंड वॉच वाला पेशेंस भी हो सकता है, जैसे किसी एम्बुश में सही मौके का इंतजार करना, या फिर लंबे समय तक एक डिफिकल्ट पोस्टिंग पर डटे रहने का धैर्य। हाँ। ये समझ के ये वक्त भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास, और अपना फोकस मिशन पर बनाए रखने की जो एबिलिटी है वो डेवलप की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किलें तो आएंगी ही, ये तो तय है, लेकिन हमारा रिएक्शन हमारे कंट्रोल में है। बिल्कुल। जिंदगी में भी तो यही होता है, कभी जॉब चली गई, कभी हेल्थ इश्यूज आ गए, रिश्तों में प्रॉब्लम आ गई, वहां ये फौजी धैर्य कैसे काम आ सकता है? अरे, बहुत काम आ सकता है। जब हम मुश्किल में होते हैं, हमारा पहला रिएक्शन अक्सर क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, नाउम्मीदी। हाँ, बिल्कुल। फौजी ट्रेनिंग सिखाती है कि इमोशन को थोड़ा साइड में रखकर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करो। टेक अ डीप ब्रेथ, सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखो, प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो और फिर एक एक कदम उठाओ, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, इम्पेशेंट होकर जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। धैर्य रखने से हमें क्लैरिटी मिलती है, सोचने का वक्त मिलता है और हम बेहतर सॉल्यूशंस ढूंढ पाते हैं। ये बिल्कुल एक मसल की तरह है, जितना ट्रेन करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। सही बात है। और ये सारी मुश्किलें, ये अनुशासन, ये टीम वर्क, ये धैर्य, फौजी आखिर किस लिए ये सब करते हैं? यहाँ आता है चौथा और शायद सबसे ऊंचा सिद्धांत, देश सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। जी। ये सेल्फलेसनेस की, निस्वार्थता की पराकाष्ठा है। अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स, अपनी सेफ्टी, अपने आराम से ऊपर उठकर एक बड़े मकसद के लिए, एक लार्जर कॉज के लिए जीना और जरूरत पड़ने पर मरने को भी तैयार रहना। ये कमिटमेंट उनकी ट्रेनिंग का, उनके वैल्यूज का और उनके पूरे अस्तित्व का, उनके वजूद का कोर है, केंद्र है। सही। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें अपने परिवार से प्यार नहीं होता या उन्हें तकलीफ नहीं होती है, लेकिन उन्होंने एक वर्दी पहनी है, एक शपथ ली है जिसके लिए वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। सिविलियन लाइफ में हम जैसे लोग शायद बॉर्डर पर नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन क्या नेशन फर्स्ट का ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए भी रेलेवेंट है? कैसे? बिल्कुल रेलेवेंट है। हर नागरिक, हर शहरी अपने तरीके से नेशन फर्स्ट की भावना को जी सकता है। कैसे? अपना काम ईमानदारी से करना, टैक्स टाइम पर भरना, कानून का पालन करना, अपने आसपास के माहौल का, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना, जरूरत पड़ने पर किसी की मदद करना, देश की एकता और अखंडता, यूनिटी और इंटेग्रिटी की इज्जत करना, ये सब नेशन फर्स्ट के ही तो प्रैक्टिकल रूप हैं।
अच्छा, ये भी नेशन फर्स्ट है। हाँ, ये सिर्फ रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पर झंडा लहराना नहीं है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज को देश के हित में समझ कर निभाना है। ये एक माइंडसेट है कि हमारा हर एक्शन, चाहे छोटा हो या बड़ा, कहीं ना कहीं देश पर असर डालता है। सही कहा। और इस बड़े कमिटमेंट को पूरा करने के लिए और रोज की चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है 5वां सबक, शारीरिक और मानसिक फिटनेस, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। फौज में फिजिकल ट्रेनिंग, जिसे हम पीटी कहते हैं, वो तो नॉन नेगोशिएबल है। मतलब उसमें कोई समझौता नहीं। रोज सुबह दौड़ना, ड्रिल्स करना, एक्सरसाइज करना, ये सब उनके रूटीन का पक्का हिस्सा है। क्यों है इतना जरूरी? देखिए, फौज में तो इसकी सीधी सीधी प्रैक्टिकल जरूरत है। उन्हें फिजिकली बहुत डिमांडिंग काम करने पड़ते हैं। हथियार और साजो सामान के साथ लंबे रूट मार्च करना, मुश्किल रुकावटें पार करना, कॉम्बैट सिचुएशन में फिजिकली बहुत ताकत लगानी पड़ती है। हाँ। लेकिन इसका कनेक्शन मेंटल फिटनेस से बहुत गहरा है। जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो आपका स्टैमिना बढ़ता है, आप स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। अच्छा। रेगुलर एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो मूड को अच्छा करते हैं और फोकस को इम्प्रूव करते हैं। एक थका हुआ शरीर जल्दी गिव अप कर सकता है, हार मान सकता है, लेकिन एक फिट शरीर मुश्किल हालात में भी आपको मेंटल स्ट्रेंथ देता है, मानसिक ताकत देता है। इसीलिए तो कहते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। बिल्कुल। तो ये सिर्फ बॉडी बनाने की बात नहीं है, ये दिमाग को तेज रखने का भी तरीका है। हाँ, बिल्कुल। हम लोग जो ज्यादातर डेस्क जॉब करते हैं या उतने फिजिकली एक्टिव नहीं है, हमारे लिए इसका क्या टेक अवे है, क्या सीख है? हाँ। चाहे वो रोज वॉक करना हो, योगा हो, जिम जाना हो या कोई खेल खेलना हो, कुछ भी करें पर करें। ये सिर्फ वजन कंट्रोल करने या बीमारियों से बचने के लिए नहीं है। ये आपकी मेंटल क्लैरिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और आपके ओवरऑल मूड को जबरदस्त तरीके से इंप्रूव करेगा। सही। दिन भर की थकान और स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद मिलेगी। फौजी रोज करते हैं क्योंकि उनकी जान उस पर निर्भर करती है। हमें भी करना चाहिए क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इस पर निर्भर करती है। ये अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर। बिल्कुल सही कहा, एक इन्वेस्टमेंट। और फिटनेस के साथ जुड़ा है अगला छठा सबक, जिम्मेदारी लेना और उससे पूरी तरह निभाना, टेकिंग एंड फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी। एक फौजी जब पोस्ट पर होता है तो वो सिर्फ एक इलाके की नहीं, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि वो पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी महसूस करता है। उसे पता होता है कि उसकी एक छोटी सी गलती के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। ये सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी कैसे डेवलप होती है? ये भी ट्रेनिंग और कल्चर का ही हिस्सा है। फौज में हर लेवल पर, हर रैंक पर जिम्मेदारियां बिल्कुल साफ साफ डिफाइन की जाती हैं। अच्छा। एक जवान से लेकर जनरल तक सबको पता होता है कि उनका काम क्या है और वो किसके प्रति जवाबदेह हैं, किसके लिए अकाउंटेबल हैं। हाँ। गलती होने पर बहाने नहीं चलते, एक्सक्यूजेस नहीं चलते। वो पासिंग द बक वाला कल्चर नहीं है कि अपनी गलती दूसरे पर डाल दो। हाँ, वो नहीं चलता। नहीं, आपको अपने एक्शंस की ओनरशिप लेनी पड़ती है। ये ट्रेनिंग ड्रिल से ही शुरू हो जाता है, जहां हर छोटी चीज के लिए आप जिम्मेदार होते हैं, अपनी राइफल साफ रखने से लेकर अपने बडी की सेफ्टी तक। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं है, ये एक सम्मान है, एक ट्रस्ट है जो आप पर किया गया है। ये ओनरशिप वाला कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आजकल बहुत सुनने को मिलता है। बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि हम अपने काम के नतीजों के लिए खुद को जिम्मेदार माने, बहाने न बनाएं। एग्जैक्टली। जिम्मेदारी लेने से ही तो ट्रस्ट बनता है। जब आप कहते हैं हाँ मैं ये कर दूंगा या ये मेरी जिम्मेदारी है और फिर उसे निभाते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। सही बात है। चाहे वो ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो, घर का कोई काम हो या कोई सोशल कमिटमेंट हो। जिम्मेदारी से भागना शायद उस पल आसान लगे, पर लंबे समय में ये आपकी क्रेडिबिलिटी कम करता है। फौजी कल्चर हमें सिखाता है कि जिम्मेदारी को गले लगाओ, उसे पूरी शिद्दत से निभाओ। इससे न सिर्फ काम पूरा होता है बल्कि आपका कैरेक्टर भी बनता है। बिल्कुल। और अक्सर फौजी ये जिम्मेदारियां बहुत ही सादी सी परिस्थितियों में निभाते हैं, सिंपल सराउंडिंग्स में। हाँ, ये हमें 7वें सबक पर लाता है, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये तो बहुत गहरी बात है। उनकी लाइफ में मटीरियलिज्म की, भौतिकवाद की जगह बहुत कम होती है। बैरक्स सिंपल होते हैं, खाना फंक्शनल होता है, लेकिन उनके आइडियल्स, उनके लक्ष्य बहुत ऊंचे होते हैं। हाँ, ये एक बहुत जरूरी लाइफ लेसन है, खासकर आज की इस कंज्यूमरिस्ट दुनिया में जहाँ हर तरफ चीजों की भरमार है। सही कहा। फौज का जीवन ये दिखाता है कि असली खुशी या संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, मटेरियल पोजेशंस में,
चीजों में नहीं है। हाँ, जरूरतें पूरी होनी चाहिए, वो बेसिक है, लेकिन जिंदगी का मकसद चीजें इकट्ठे करना नहीं है। जब आपके पास बाहरी डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं तो आप ज्यादा फोकस कर पाते हैं अपने काम पर, अपने मिशन पर, अपनी टीम पर और अपने वैल्यूज पर। सही। उनकी अमीरी उनके कैरेक्टर में होती है, उनकी ट्रेनिंग में, उनके देश प्रेम में होती है, न कि उनके बैंक बैलेंस में या उनके पास कितनी महंगी चीजें हैं इसमें। वाह। यह हमें याद दिलाता है कि जरूरतों और चाहतों में फर्क करना कितना जरूरी है। तो ये एक तरह से मिनिमलिज्म जैसा है, लेकिन एक मकसद के साथ कि भाई जो चीजें वाकई मायने रखती हैं उन पे फोकस करो। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। इट्स अबाउट प्रायोरिटाइजिंग इनटैंजिबल वैल्यूज जैसे ऑनर, ड्यूटी, करेज, कैमराडरी। इनको टैंजिबल चीजों यानी भौतिक वस्तुओं से ऊपर रखना। और जब जिंदगी सिंपल होती है तो शायद डिसिप्लिन मेंटेन करना भी आसान हो जाता है। और डिसिप्लिन पर ही है हमारा 8वां सबक, जो सुनने में थोड़ा विरोधाभासी, कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। अनुशासन ही असली स्वतंत्रता है। डिसिप्लिन इज फ्रीडम। हाँ, ये सुनने में उल्टा लगता है। हम सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब बंधन, नियम, कानून, लेकिन फौज में अनुशासन से कामयाबी मिलती है। और यहाँ कहा जा रहा है कि सिविलियन लाइफ में भी सेल्फ डिसिप्लिन हमें आजाद बनाता है। ये कैसे? ये थोड़ा समझाइए। हाँ, ये पैराडॉक्स समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर फ्रीडम का मतलब सोचते हैं कुछ भी करने की आजादी, जो मन में आया वो कर लिया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बिना सेल्फ डिसिप्लिन के हम अक्सर अपनी ही आदतों के, अपनी इम्पल्सेस के या अपनी टालम टोल की आदत के गुलाम बन जाते हैं। ये तो है। क्या आप सच में आजाद हैं? अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं पर उठ नहीं पाते, या हेल्दी खाना चाहते हैं पर जंक फूड की क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर पाते, या कोई जरूरी काम टाइम पे खत्म करना चाहते हैं पर उसे टालते रहते हैं, नहीं, तब तो आजाद नहीं हुए। नहीं हुए। डिसिप्लिन का मतलब है अपने ऊपर कंट्रोल होना, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस को, छोटे मोटे लालच को रेजिस्ट करने की एबिलिटी। अच्छा। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपने टाइम के मालिक होते हैं, आप अपने रिसोर्सेज को सही जगह लगाते हैं, आप अपने पोटेंशियल को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आगे बढ़ने की ताकत देता है। यह आपको रिएक्टिव होने से बचाता है और प्रोएक्टिव बनाता है। सही। यही असली फ्रीडम है, अपने जीवन को कॉन्शियसली सोच समझकर शेप करने की आजादी। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल गया। डिसिप्लिन एज एन एनेबलर ऑफ फ्रीडम, नॉट अ कंस्ट्रेंट। कमाल है जी। और जब डिसिप्लिन हो, टीम वर्क हो, तो लोग मुश्किल समय में भी लीड कर पाते हैं, नेतृत्व कर पाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये है 9वां सबक, संकट में नेतृत्व, लीडरशिप इन क्राइसिस। फौज में जब हालात बिगड़ते हैं, जब गोलियां चलती हैं, जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तभी असली लीडरशिप की परीक्षा होती है। सही। ऑफिसर्स और एनसीओज यानी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, जो जवानों और ऑफिसर्स के बीच की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, वो फ्रंट से लीड करते हैं। बिल्कुल। क्राइसिस में लीडरशिप का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता। इट्स अबाउट मेंटेनिंग काम अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। बहुत ज्यादा दबाव में भी शांत रहना, तेजी से लेकिन सोच समझकर फैसले लेना, क्लियरली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, और सबसे जरूरी अपनी टीम को इंस्पायर करना, उनका हौसला, उनका मोराल हाई रखना। हाँ, हौसला बनाए रखना। लीडर्स को खुद हिम्मत दिखानी पड़ती है, करेज दिखाना पड़ता है, और अक्सर पर्सनल रिस्क भी लेना पड़ता है। जी। उनमें एम्पैथी भी होनी चाहिए, अपनी टीम की ज़रूरतों और उनके डर को समझने की क्षमता। ये क्वालिटी सिर्फ बैटलफील्ड पर ही नहीं, हर जगह ज़रूरी है। हर जगह। बिजनेस में मार्केट क्रैश हो जाए, हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी आ जाए या फैमिली में कोई क्राइसिस आ जाए, वहाँ जो व्यक्ति आगे बढ़कर सिचुएशन को संभालता है, लोगों को रास्ता दिखाता है, वही तो सच्चा लीडर है। फौज इस तरह के लीडर्स तैयार करती है जो केओस में, अफरा तफरी में भी ऑर्डर ला सकें। सही बात। और ये लीडरशिप, ये पोजीशन, ये इज्जत उन्हें ऐसी नहीं मिल जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें ले आता है 10वें और आखिरी सबक पर। इज्जत कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। रिस्पेक्ट इज अर्न्ड, नॉट डिमांडेड। हाँ जी, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। फौज में रैंक्स हैं, हायरार्की है, लेकिन असली इज्जत सिर्फ रैंक से नहीं आती। वो आपको अपने काम से, अपने कैरेक्टर से, अपने फैसलों से कमानी पड़ती है, अर्न करनी पड़ती है। ये बिल्कुल सही है। यूनिफॉर्म या रैंक आपको अथॉरिटी दे सकते हैं, अधिकार दे सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट को कमांड नहीं कर सकते। वो आपको कमानी पड़ती है। अपने जूनियर से, अपने साथ वालों से, अपने सीनियर से भी, अपने एक्शन के जरिए। जब आप काबिल होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, जब आप निष्पक्ष होते हैं, फेयर होते हैं, जब आप अपनी टीम का ख्याल रखते हैं, जब आप मुश्किल में उनके साथ खड़े होते हैं,
तब लोग आपकी दिल से इज्जत करते हैं। दिल से। हाँ, मेडल्स और प्रमोशंस भी इसी कमाई हुई इज्जत का एक रिफ्लेक्शन होते हैं, जो सालों की मेहनत, डेडिकेशन और सैक्रिफाइस के बाद मिलते हैं की वजह से। बिल्कुल सही कहा। तो ये थे भारतीय सेना से सीखे जाने वाले 10 अनमोल सबक। जी। पंक्चुअलिटी, टीम वर्क ओवर ईगो, पेशेंस, नेशन फर्स्ट, फिटनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपल लिविंग, डिसिप्लिन इज फ्रीडम, लीडरशिप इन क्राइसिस और अर्न्ड रिस्पेक्ट। हर एक अपने आप में एक पूरी लाइफ फिलॉसफी है। बिल्कुल। और इंडियन आर्मी का एक मोटो भी है, जो डरे सो मरे। ये सिर्फ बैटलफील्ड की बात नहीं है, शायद जिंदगी के हर चैलेंज की बात है कि डर कर पीछे हटने से बेहतर है हिम्मत से अपना कर्तव्य निभाना। सही कहा। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि इन 10 में से अगर कोई एक भी प्रिंसिपल, चाहे वो रोज सुबह टाइम पर उठने का डिसिप्लिन हो, या मुश्किल में पेशेंस रखना हो, या अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेना हो, अगर हम उसे पूरी तरह से कंसिस्टेंटली अपनी जिंदगी में उतार लें, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे गोल्स, हमारे रिश्तों को देखने का नजरिया कितना बदल सकता है। बदल सकता है। शायद एक छोटा सा बदलाव भी एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। ये सवाल हम सबके लिए है सोचने के लिए। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।